अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है मार्था जोरोबिना बनी। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। एएसआई अब्दुल रशीद मेरे घर आया। उसने मुझे जो पहली बात बताई वो ये थी कि सब इंस्पेक्टर शंकर दास रोबीना के कत्ल की तफ्तीश किसी और तरफ ले जाने की कोशिश में था। एएसआई ने कहा कि ये हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ा ही सख्त मुतासिब है। इसकी कोशिश ये थी कि कत्ल की ये वारदात फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद पर साबित की जाए, यानी रोबीना को अमजद ने कत्ल किया है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अमजद को शंकर दास ने शामिल तफ्तीश करके 3 दिन थाने में भी रखा था और एयरफोर्स पुलिस ने उसे रिहाई दिलवाई थी। हमने जब अमजद से बयान लिया था तो उससे पूछा कि शंकर दास ने उसे 3 दिन थाने क्यों बिठाए रखा। अमजद ने बड़े शगुफ्ता अंदाज में जवाब दिया था कि ये हिंदू थानेदार उसे गवाह नहीं बल्कि मुश्तबा करार दे रहा था और इस तरह बात करता था जैसे कातिल अमजद हो। अब एएसआई इसकी तस्दीक कर रहा था। मैं एएसआई अब्दुल रशीद की अज़मत को सलाम करता हूँ। सब जानते हैं कि हर महकमे में खुशामद बहुत चलती है। ये हमारे वक्तों में भी चलती थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही चलती थी। अब्दुल रशीद को शंकर दास का खुशामदी होना चाहिए था और होगा भी, लेकिन वो ये ना भूला कि वो मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ और इस वारदात में ऐसी लड़की कत्ल हुई है जो नो मुस्लिम थी। इसलिए उसने अपना फ़र्ज़ समझा कि मुझे कुछ रहनुमाई दे दे और कोई ख़तरा है तो इससे मुझे ख़बरदार कर दे। वो ये फ़र्ज़ एक मुसलमान की हैसियत से अदा कर रहा था। उसने बताया कि शंकर दास ने उस जगह जहाँ लाश पड़ी पाई गई थी इर्द गिर्द कुछ भी ना देखा। मौका वारदात से ज़मीन कोई ना कोई इशारा या सुराख दे ही दिया करती है। अब्दुल रशीद शंकर दास के साथ गया था। अब्दुल रशीद ने अपनी दिलचस्पी के लिए उस जगह के इर्द गिर्द ज़मीन देखी थी। ये उसने इसलिए देखी थी कि उसने देख लिया था कि लाश का खून खुश्क हो चुका है और बोरी के साथ खून है ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि कत्ल कहीं और किया गया और बहुत देर बाद लाश यहाँ लाकर फेंकी गई। अब्दुल रशीद को ख़याल आया कि लाश कोई आदमी सर पर उठा कर तो नहीं लाया होगा, रेड़ा तांगा इस्तेमाल किया गया होगा या गाड़ी पर लाश लाई गई होगी। अब्दुल रशीद ने मुझे बताया कि वो ज़मीन धूल वाली थी, घास की एक पत्ती भी नहीं थी। सुबह तमाशाई इकट्ठे हो गए तो उन्होंने तमाम खुरे मिटा डाले। अब्दुल रशीद एक माहिर सुराख रसां की तरह ज़रा दूर दूर घूमा फिरा और उसे एक चीज़ नज़र आ गई। ये चीज़ थी एक मोटरसाइकिल के टायरों के निशान। रेस कोर्स के बिल्कुल करीब से पक्की सड़क गुज़रती थी। अब्दुल रशीद ने देखा कि उन टायरों के निशान पक्की सड़क से उस तरफ गए जिधर लाश फेंकी गई थी। आगे लोगों ने ये निशान मिटा डाले। अब्दुल रशीद ने कुछ दूर जाके देखा तो मोटरसाइकिल के निशान फिर नज़र आए। अब वो घूम कर वापस सड़क पर चले गए। टायरों के निशान बड़े साफ थे। जहाँ मोटरसाइकिल पक्की सड़क पर गया वहाँ सड़क पर कुछ खून बिखरा हुआ था और कुछ टूटे हुए से टुकड़े पड़े हुए थे। ये भी तो हो सकता है कि ये मोटरसाइकिल सवार सुबह तमाशाइयों को देखकर उधर गया हो और लाश देखकर घूम फिर कर सड़क पर आ गया हो। लेकिन ये खून कैसा था और ये छोटे टुकड़े कैसे थे? सड़क के दूसरी तरफ कुछ दुकानें थी। अब्दुल रशीद ने उन दुकानदारों से पूछा तो पता चला कि रात एक मोटरसाइकिल की टक्कर एक फ़ौजी ट्रक के साथ हो गई थी और फ़ौजी टूटे हुए मोटरसाइकिल को और उसके सवार को ट्रक में डालकर अस्पताल ले गए थे। अब्दुल रशीद ने यह भी मालूम कर लिया कि ये एक्सीडेंट रात को 3 बजे के ज़रा बाद हुआ था। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये मोटरसाइकिल सवार रात 3 बजे इधर आया था। ये बात शक पैदा करती थी।
टायरों के निशान देखकर आप यही कह सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल के टायरों के निशान हैं और ये कार के टायरों के निशान। आप ये नहीं कह सकते कि टायरों के ये निशान फ़लाँ ख़ास मोटरसाइकिल के हैं या फ़लाँ कार के। अब्दुल रशीद ने जिन टायरों के निशान देखे थे उनमें एक ख़ास बात थी। एक ये कि एक टायर दूसरे की निस्बत ज़्यादा घिसा हुआ था और उसमें शायद एक जगह टुकड़ा लगा हुआ था या वहाँ से टायर फटा हुआ था। उस जगह का निशान ज़मीन पर देखा गया था। एक चक्कर पूरा करके ये निशान ज़मीन पर लगता गया और इससे ख़याल आया कि ये एक ख़ास मोटरसाइकिल के निशानात हैं और उस मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा जा सकता है। मुझे फ़ौरी तौर पर विल्सन का ख़याल आया। मकतूला की दोस्त लड़कियों ने बताया कि विल्सन मोटरसाइकिल पर आता और मकतूला को पीछे बिठाकर ले जाया करता था। मेरे जहन में जुर्म का इर्तिकाब इस तरह बना कि विल्सन ने मकतूला को कहीं और कत्ल किया, फिर लाश दोरी करके बोरी में बंद की और रात किसी वक्त मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर यहाँ लाया और फेंक कर चला गया। अब्दुल रशीद की बातों से मालूम होता था कि वो सुराख रसानी में ख़ासी महारत रखता है। मैंने उसे अपना शक बताया कि ये वारदात विल्सन ने की है और उसके पास मोटरसाइकिल भी है, लेकिन अब्दुल रशीद कहता था कि जहाँ मोटरसाइकिल सड़क पर चढ़ा वहाँ एक्सीडेंट हो गया और शहादत ये मिली कि एक मोटरसाइकिल एक फ़ौजी गाड़ी से टकरा गया था। सवाल ये था कि ये वही मोटरसाइकिल था जिस पर लाश लाई गई थी या ये कोई और था। अब्दुल रशीद के साथ तबादला ख़यालात करके हम इस बात पर पहुँचे कि विल्सन का मोटरसाइकिल देख लिया जाए। टायर का निशान ऐसा था जो मोटरसाइकिल की बड़ी आवाज़ से निशानदही करता था। अब्दुल रशीद के साथ कुछ और बातें हुई। उसे मैंने बसत शुक्रिया रुखसत कर दिया। अगली सुबह मैंने इंस्पेक्टर क्लार्क को ये सारी बात बताई और कहा कि अब्दुल रशीद का केस में ज़िक्र ना आए। इंस्पेक्टर क्लार्क ने शंकर दास को अंग्रेज़ी ज़बान की गाली देकर कहा कि वो उसे सब इंस्पेक्टर नहीं रहने देगा। वारदात को कमोबेश 20 दिन गुजर गए थे। अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि टायरों के निशान उस जगह मौजूद होंगे। हमने विल्सन को हवालात से निकाला और उससे पूछा कि उसका मोटरसाइकिल कहाँ है। उसने बताया कि मोटरसाइकिल उसे कंपनी ने दे रखा है जो उसके घर है। ऐसा ना हो कि कंपनी ने अपना आदमी भेजकर मोटरसाइकिल मंगवा लिया। हम विल्सन को जीप में बिठाकर उसके घर ले गए। उसे हमने हथकड़ी नहीं लगाई थी। 2 कांस्टेबल साथ थे। उसके घर जाकर 2 पड़ोसियों को साथ लिया और उन्हें बताया कि विल्सन के घर की तलाशी ली जाएगी और वो इसके गवाह होंगे। विल्सन ने हमें अंदर जाकर मोटरसाइकिल दिखाया। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टायर देखे जो बिल्कुल नए थे। विल्सन से पूछा तो उसने बताया कि 8-10 रोज़ पहले उसने ये टायर कंपनी से तब्दील करवाए हैं क्योंकि पहले दोनों टायर बहुत ही घिस गए थे। हम दोनों इंस्पेक्टर ये बात सुनकर खुश हुए कि उन्हीं घिसे हुए टायरों के निशान रेस कोर्स के बाहर देखे गए थे और विल्सन ही हमारा मुल्ज़िम है। विल्सन से पूछा कि घिसे हुए टायर कहाँ हैं। इत्तेफाक देखें कि घिसे हुए टायर विल्सन ने अभी घर में फेंक रखे थे और कहीं बाहर नहीं फेंक आया था। उसने कूड़ा कबाड़ के एक स्टोर से दोनों टायर निकाल कर हमें दिखाए। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने दोनों टायरों को बड़ी गौर से देखा। बाहर भी हाथ फेरे और अंदर भी, लेकिन वहाँ किसी टुकड़े के निशान नहीं थे। उन टायरों के निशान बिल्कुल साफ़ होते थे। बहरहाल गवाहों को दिखाकर हमने ये दोनों टायर अपने कब्ज़े में ले लिए। इंस्पेक्टर क्लार्क ने मुझे कहा कि वारदात में पिस्तौल इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इस घर की तलाशी ले लेनी चाहिए। मैंने उसके साथ इत्तेफाक किया और तलाशी का आगाज़ किया। विल्सन ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि वो बेगुनाह है और उसकी इतनी बेइज्जती ना की जाए। मैं रुक गया और उससे पूछा कि उसके पास .22 का पिस्तौल है जनाब। विल्सन ने यह कहकर मुझे हैरान कर दिया। मैं आपको पिस्टल दिखा दूंगा और उसका लाइसेंस भी दिखाऊंगा। वो हमें एक कमरे में ले गया और एक अटैची खोलकर उसमें से पिस्तौल निकाल दिया। मैंने पिस्तौल की नाली देखी, उसमें तेल लगा हुआ था। हमने ये पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया। मोटरसाइकिल के टायरों और पिस्तौल की बरामदगी की तहरीर लिखी और दोनों गवाहों और विल्सन के उस पर दस्तखत करवा लिए।
विल्सन को हम वापस ले आए और फिर हवालात में बंद कर दिया। ये तो आप समझ गए होंगे कि पिस्तौल इसलिए बरामद किया था कि मकतूला के सर में आशारिया 22 बोर की गोली मारी गई थी। मसला अब टायरों का रह गया था। ये टायर अगर एएसआई अब्दुल रशीद देख लेता तो अच्छा था, क्योंकि ज़मीन पर निशान उसने देखे थे। लेकिन हम अब्दुल रशीद को सबके सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझते थे। इंस्पेक्टर क्लार्क को बताया कि अब्दुल रशीद की ज़रूरत नहीं, उसने मुझे कागज़ पर वो निशान बना दिए थे जो उसने ज़मीन पर देखे थे। विल्सन के मोटरसाइकिल के टायर ऐसा निशान नहीं छोड़ सकते थे। हमने पिस्तौल एग्जामिनर के पास भेज दिया कि वो देख कर रिपोर्ट दे कि उसमें से गोली अगर फायर हुई है तो कितने दिन पहले हुई है। इसके बाद में फिर इंस्पेक्टर क्लार्क के साथ अब्दुल रशीद की बताई हुई सारी बातों के मुतालिक तबादला ख़यालात करने लगा। मैं कहता था कि जो मोटरसाइकिल वहाँ गया था उसका एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा कि ये वहाँ चलकर देखते हैं और सड़क की दूसरी तरफ जो दुकानें हैं उन दुकानदारों से पूछते हैं। ये तो हमें एहसास था कि रात के वक्त दुकानें बंद थीं, लेकिन कोई आदमी ऐसा था जिसने अब्दुल रशीद को बताया था कि रात यहाँ एक मोटरसाइकिल और फ़ौजी ट्रक की टक्कर हो गई थी। ये हमारे दिमागों का बड़ा सख्त इम्तिहान था। हम अपने तजर्बे और जहानत को यूं ज़ोर देकर इस्तेमाल करने लगे जिस तरह खुश्क लीमू इस तवक्को पर निचोड़ा जाता है कि शायद एक आध कतरा निकल आए। मैं ये भी आपको बताता हूँ कि सुराख रसां दिमाग कोई ना कोई इशारा पा ही लेता है, या आखिर में यही सुराख लगा लेता है कि अब कोई सुराख नहीं मिलेगा। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क उस जगह पहुँचे जहाँ ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। ये जगह हमने पहले भी देखी थी जब हम वो जगह देखने आए थे जहाँ बोरी में बंद लाश पड़ी पाई गई थी। हम सड़क के पार दुकानों के पास चले गए। हम पुलिस की वर्दी में होते तो हमारा ज़्यादा रौब जमता, लेकिन CIA के पुलिस ऑफिसर और दीगर अमला प्राइवेट कपड़ों में रहते थे। लेकिन उस एक अंग्रेज़ को साथ देखकर लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। दुकानें ज़्यादा नहीं थीं क्योंकि वो कम आबादी वाला इलाका था। चंद एक दुकानें थीं और ये भी बड़ी आम सी किस्म की। हमने दुकानदारों को इकट्ठा करके याद दिलाया कि 20 रोज़ पहले रेस कोर्स से बोरी बंद लाश मिली थी और उसी रात एक मोटरसाइकिल और फ़ौजी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हम CID के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आम लोग CID को नहीं समझते थे, वो CID को जानते थे। एक अधेड़ उम्र दुकानदार सामने आया। उसकी पान सिगरेट की दुकान थी जिसके पिछवाड़े में उसका छोटा सा मकान था, लेकिन रात वो अपनी दुकान के सामने चारपाई डालकर सोया करता था। उसने बताया कि रात 3-3:30 बजे का वक्त था जब वो पेशाब के लिए उठा। एक मोटरसाइकिल उस तरफ से बड़ा ही तेज़ आया जिधर बोरी बंद लाश अगली सुबह मिली थी। मोटरसाइकिल जो ही सड़क पर चढ़ा, सड़क पर एक फ़ौजी ट्रक खासी तेज़ रफ्तारी से आ रहा था। इधर मोटरसाइकिल मुड़ा, उधर ट्रक पहुंच गया और मोटरसाइकिल सामने से ट्रक से टकराया और ट्रक ने बड़ी ज़ोर से ब्रेक लगाई और रुक गया। ये दुकानदार दौड़ा गया। एक तो चांदनी रात थी और दूसरे वहीं ऊपर खंबे से बल्ब जल रहा था। वो फ़ौजी अच्छे लोग थे। मोटरसाइकिल वाला बेहोश हो गया था और वो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। फ़ौजियों ने उसे उठाकर ट्रक में डाला और उसका टूटा फूटा मोटरसाइकिल भी ट्रक में रख लिया और उस दुकानदार से पूछा कि यहाँ कोई सिविल अस्पताल मौजूद है और वो कितनी दूर है। उस दुकानदार ने उन्हें सिविल यानी सरकारी अस्पताल का रास्ता समझा दिया और ट्रक चला गया। ये फ़ौजी वाकई अच्छे लोग थे, वरना जंग अज़ीम के दौरान फ़ौजी गाड़ियों के ड्राइवर सड़कों पर बड़ी बदतमीज़ियाँ करते और ट्रैफिक को परेशान करते रहते थे। हाईवे पर जाती मुसाफिर बसों को साइडें मार मार कर सड़क से उतार देते और कहके लगाते थे। मालूम नहीं इन फ़ौजियों को किस तरह उस शख्स पर रहम आ गया और उसे हस्पताल ले गए। अगर मोटरसाइकिल वाला शदीद ज़ख्मी था और बेहोश था तो उसे हस्पताल वालों ने दाखिल कर लिया होगा और इस सूरत में उसका नाम और पता भी लिख लिया होगा।
हम अस्पताल जाकर MS से मिले, अपना तारुफ़ कराया और उसे बताया कि 20-21 रोज़ पहले रात के वक्त एक मोटरसाइकिल सवार को फ़ौजी यहाँ लाए थे और वो शदीद ज़ख्मी था, हमें उसका रिकॉर्ड देखना है। उस हिंदू MS ने जब CIA का नाम सुना और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर को देखा तो उसे चाबी लग गई। उसने उसी वक्त मुतल्लिका आदमियों को बुलाया, उन्हें बताया कि क्या दरकार है और वो अभी रिकॉर्ड लाएं। उस दौर में वैसे भी सरकारी एहलकार अपने काम में कोताही नहीं करते थे, लेकिन ये मामला पुलिस का था, इसलिए सब ने बड़ी तेज़ी से हरकत की और रजिस्टर हमारे सामने आ गया। इमरजेंसी का भी एक डॉक्टर आ गया, उससे बात हुई तो उसने बताया कि उस रात इमरजेंसी में उसी की ड्यूटी थी और उसे याद है कि फ़ौजी एक मोटरसाइकिल सवार को बेहोशी और शदीद ज़ख्मी हालत में लाए थे। ये भी जहन में रखें कि उस दौर में बीमारियों की हालत आज वाली नहीं थी कि मरीज़ को इमरजेंसी में ले जाओ तो इतना रश होता है कि जगह नहीं मिलती। उस दौर में ये बात नहीं थी। इमरजेंसी में और वार्डों में ज़्यादातर बेड खाली रहते थे। उस ज़माने में सेहत का मयार ख़ासा अच्छा था। मुख्तसर बात यह है कि मोटरसाइकिल वाले ज़ख्मी के घर का एड्रेस मिल गया और ये भी पता चला कि उसे डिस्चार्ज हुए सिर्फ 5 दिन हुए। उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक बाजू की कोहनी से ज़रा नीचे हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उसकी टांग पर और बाजू पर भी प्लास्टर चढ़ा दिए गए और घर भेज दिया गया। उसे 1 महीने बाद अस्पताल आकर प्लास्टर उतरवाना था। डायरी में उस ज़ख्मी का नाम रामा स्वामी लिखा हुआ है और वो दिल्ली का ही रहने वाला था। पुरानी दिल्ली के पास एक आबादी पहाड़गंज थी। रामा स्वामी उस आबादी में रहता था। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क अस्पताल से उस इलाके के थाने में गए और वहाँ के सब इंस्पेक्टर से कहा कि वो हमें इस एड्रेस पर पहुँचा दे। उस एड्रेस पर तो हम खुद भी इधर उधर से पूछ कर पहुँच सकते थे, लेकिन थानों के अक्सर कांस्टेबल मोहल्लों से वाकिफ़ होते थे, इसलिए हमने वक्त बचाने की खातिर थाने से मदद हासिल करना बेहतर समझा। उस सब इंस्पेक्टर ने जब ये नाम सुना तो वो सोच में पड़ गया और जहन पर जोर देने लगा। फिर उसने एक रजिस्टर खोला और बहुत से लिखे हुए नामों में ये नाम तलाश करने लगा। ये है आपका रामा स्वामी, गलत किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलविस, एयर हेडक्वार्टर में क्लर्क के और इस पर तखरीब कारी का शक है। लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तिल करता रहता है और कांग्रेसी वर्कर है। थाने के रिकॉर्ड पर भी उसका यही एड्रेस लिखा था जो हमें अस्पताल से मिला था। थाने में उसके रिकॉर्ड का मतलब ये था कि वो पुलिस की ज़ेरे निगरानी था। सब इंस्पेक्टर ने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया कि हमें रामा स्वामी के घर पहुंचा दे। हेड कांस्टेबल ने कहा कि वो बड़ी बुरी हालत में घर पड़ा है, उसकी एक टांग और एक बाजू प्लास्टर में है। हेड कांस्टेबल की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि उस रामा स्वामी की रोज़ बरोज़ रिपोर्ट मुखबर थाने पहुंचाते हैं, मतलब ये कि ये शख्स सियासी मुश्तबा था। हेड कांस्टेबल हमारे साथ गया और हमें रामा स्वामी के घर तक पहुंचा दिया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। हेड कांस्टेबल ने कहा कि रामा स्वामी को देखने आए हैं। 13-14 साल उम्र के उस लड़के ने यूँ ना कहा कि वो रामा स्वामी को इत्तला देता है या ये कि आप अंदर आ जाएं, बल्कि वो अंदर को चल पड़ा। हम तीनों उसके पीछे अंदर गए। अंदर औरतें थीं जो हमें हैरत से देखने लगी। हमने उनकी तरफ तवज्जो ना दी और लड़का जिस कमरे में दाखिल हुआ हम भी उस कमरे में चले गए। ये एक साफ़ सुथरा और अच्छी किस्म का मकान था। हम जिस कमरे में दाखिल हुए वहाँ सामने पलंग पर एक जवान साल आदमी लेटा हुआ था। हमें देखकर उठ बैठा। मैंने उसे कहा कि वो ज़ख्मी है, इसलिए ज़्यादा हरकत ना करे और किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं और ना ही वो घबराए। घबराहट तो फ़ौरन उसके चेहरे पर आ गई थी और वो आंखें फाड़े हमें देख रहा था। हेड कांस्टेबल ने हमारा तारुफ़ कराया। रामा स्वामी ने लड़के को आवाज़ देकर कहा कि वो फ़ौरन कुर्सियाँ लाए। कुर्सियाँ आईं तो हम बैठ गए। रामा स्वामी का एक बाजू प्लास्टर में जकड़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने टांगों से चादर हटाई तो टांग भी प्लास्टर में जकड़ी नज़र आई। मैंने पूछा कि ये ज़ख़म कैसे आए थे। उसने कहा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैंने पूछा कि एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो
आंखें दाएं बाएं करने लगा, जैसे सही जवाब देने से गुरेज कर रहा हो। हुआ भी ऐसी। उसने जगह कोई और बताई और वक्त के मुतालिक बताया कि उसे याद नहीं। वक्त मुझे याद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रात 3 बजे का वक्त था और ग़ालिबन तुम ये भी भूल गए हो कि एक्सीडेंट किसी और जगह हुआ था। मैं वो जगह भी बता सकता हूँ। तुम तो बेहोश हो गए थे और सामने वाले दुकानदारों में से 2-3 पहुँच गए और उन्होंने तुम्हारा चेहरा बड़ी अच्छी तरह देखा था और अब भी तुम्हें पहचान सकते हैं। अब उसके चेहरे पर जो तब्दीली आई वो मैं अक्सर अपनी कहानियों में बयान करता रहता हूँ। ये तब्दीली उस वक्त आती है जब मुल्ज़िम या मुश्तबा जान लेता है कि सब पर्दे उठ गए और अब वो पकड़ा गया है। इतना घबराने की क्या ज़रूरत है रामास्वामी? कह दो कि तुम्हारे सर को इतनी शदीद चोट आई है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। लेकिन हम हस्पताल से हो आए हैं और जिन डॉक्टरों ने तुम्हारा इलाज किया है उनसे पूरी रिपोर्ट ले आए हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही हालत में है। आखिर बात क्या है? उसने ज़रा कांपती हुई आवाज़ में पूछा। एक्सीडेंट मेरी गलती से तो नहीं हुआ था। आप कैसी इंक्वायरी कर रहे हैं? हमें दरअसल दिलचस्पी उसके मोटरसाइकिल के टायरों के साथ थी। अगर टायर सही और बेहतर हालत में थे तो उस शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने सोचा कि पहले उसके टायर देख लिया जाए। उसके सवाल का जवाब दिए बगैर उससे पूछा कि उसका मोटरसाइकिल कहाँ है। उसने बताया कि मोटरसाइकिल को बहुत ही नुकसान पहुंचा है और घर में पड़ा है। मैंने कहा कि मैं मोटरसाइकिल देखना चाहता हूं। वो खुद उठने लगा तो मैंने उसे रोक दिया और कहा कि वो अपने आप पर जबर ना करे, लड़के को बता दे कि हमें मोटरसाइकिल तक ले जाए। उसने लड़के को आवाज़ देकर बुला लिया कि हमें मोटरसाइकिल दिखा दे। हम लड़के के साथ गए तो सामने एक बरामदे के कोने में दीवार के साथ उस ज़माने का बड़ा मोटरसाइकिल ट्रियम्फ खड़ा था। वाकई उसे बहुत नुकसान पहुंचा था। मैंने सबसे पहले टायर देखे। पिछला टायर तो ज़रा अच्छी हालत में था लेकिन अगला टायर ज़्यादा घिस गया था। उस पर हाथ फेरा तो उस जगह हाथ रुक गया जहां से टायर एक साइड से ज़रा फटा हुआ था और बाहर से ही पता चल जाता था कि उसके अंदर टायर का टुकड़ा रखा हुआ है। ज़रा सा भी शक न रहा कि एएसआई अब्दुल रशीद ने जो निशान रेस कोर्स के बाहर देखा था ये उसी टायर का ही निशान था। यह निशान टायर के ज़रा बाईं जानिब था। रामास्वामी के कमरे में जाकर उसके पास बैठते हुए मैंने कहा, हम तुम पर कोई संगीन इल्ज़ाम आयद नहीं करेंगे। हमारे 2-3 सवालों का जवाब देकर हमें मुतमईन कर दो और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करके चले जाएंगे। पहला सवाल यह है कि तुमने एक्सीडेंट की जगह गलत क्यों बताई। दूसरा सवाल कि तुमने ये क्यों कहा कि वक्त का कुछ पता नहीं। तीसरा सवाल यह है कि तुम रात के उस वक्त रेस कोर्स के उस तरफ क्यों गए थे। तुम रेस कोर्स के जंगले के साथ साथ कुछ दूर तक गए और वहां से मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर आए और एक्सीडेंट हो गया था। हमें तसल्ली बख्श जवाब देकर रुखसत करो। ये सही है कि मेरे सर को चोट आई थी और होश में आने के कुछ देर बाद तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था, ना जगह का ख्याल रहा ना वक्त का। इसके बाद मेरा दिमाग सही काम करने लगा था लेकिन जगह और वक्त मेरे दिमाग में से शायद निकल गए थे। उसकी हकलाहट और फिर सोच सोच कर अल्फाज निकालना और कोई लफ्ज़ निकाल कर फिर निगल लेना, फिर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चलता था कि वो झूठ बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उससे कोई बात बन नहीं रही थी। उसने पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर देखे थे लेकिन हमने सैकड़ों मरतबा उस जैसे मुश्तबे और मुल्ज़िम अपने हाथों से गुजारे थे। मेरे जहन में ये एक नया मुअम्मा पैदा हो गया था कि उस शख्स का मकतूला रोबीना के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। हम इतनी ज़्यादा तफ्तीश कर चुके थे और तफ्तीश भी उन अफराद से की थी जिनका बराह रास्त बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ मकतूला के साथ था। उनमें से किसी ने रामास्वामी का इशारा तक नहीं दिया था। एक ख़याल ये आया कि इसका दोस्ताना विल्सन के साथ होगा और विल्सन के कहने पर इसने रोबीना को कत्ल किया होगा। ये तो थाने से पता चल गया था कि रामास्वामी तखरीबी किस्म का कांग्रेसी हिंदू है। ये लोग मुसलमानों के जानी दुश्मन थे, जैसे अब भी हैं। विल्सन ने उसे बताया होगा कि एक ईसाई लड़की मुसलमान हो गई है और उसे अपने मज़हब में लाने की वो पूरी कोशिश कर चुका है।
रामास्वामी जैसे लोग अकल से नहीं जज्बात के ज़ोर पर सोचा करते। उसने यही फैसला किया होगा कि उस लड़की को मार डाला जाए। रामास्वामी हमारे किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, बल्कि उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई और यहाँ तक पहुँच गई कि वो बोलना चाहता था तो ज़बान उसका साथ नहीं देती थी। मैं उसकी मौजूदगी में इंस्पेक्टर क्लार्क के साथ कोई बात और सलाह मशवरा नहीं कर सकता था। वो अपने तौर पर और मैं अपने तौर पर सोच रहे थे कि हमारा अगला कदम क्या हो। मैंने सोचा हो सकता है ये रोबीना के कत्ल में मुलविस ना हो, लेकिन इसने कोई ना कोई जुर्म ज़रूर किया था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंस्पेक्टर क्लार्क से कहा कि इसके घर की तलाशी ले लेते हैं। थाने का हेड कांस्टेबल अभी वहीं था। उसने भी रामास्वामी से कहा कि वो सही बात बता दे, उसे शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। लेकिन अब वो किसी बात का जवाब नहीं देता था, बल्कि आंखें फाड़े हर किसी की तरफ देखता और उसके चेहरे का रंग लाश जैसा हो गया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि बाहर जाकर कोई 2 आदमी तलाशी के गवाहों के तौर पर ले आए। हेड कांस्टेबल बाहर निकला तो रामास्वामी हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर हमारी मिन्नतें करने लगा कि खाना तलाशी ना हो और अगर करनी है तो बाहर के आदमी ना बुलाए जाएं। मैंने उसे कहा कि वो हमें परेशान कर रहा है और हम उसकी इज़्ज़त व आबरू और उसकी तकलीफ़ का ज़रा सा भी लिहाज नहीं करेंगे। हेड कांस्टेबल 2 आदमियों के साथ अंदर आ गया। हमने रामास्वामी को उठाया। वो लाठी के सहारे चल सकता था। उसे कहा कि कोई मशकूक और गैर कानूनी चीज़ घर में है तो ख़ुद ही बरामद करवा दे, वरना हम एक एक ट्रंक और सूटकेस में से हर चीज़ निकाल कर बाहर फेंकेंगे और बड़ी ही बारीकी से तलाशी लेंगे और हमारा तरीका तौहीन आमेज़ होगा। उसे तो चुप लग गई। वो किसी बात का अब जवाब नहीं देता था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने बड़े गुस्से से कहा कि इससे मत पूछो और तलाशी लो। वो ख़ुद भी मेरे साथ हो गया और हम दोनों ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। ट्रंक, अटैची केस वगैरह खोल कर देखे और एक लोहे की अलमारी जो मुकफ़्फ़िल थी खुलवाई। उसमें पम्फलेट और किताबें पड़ी हुई थीं। पम्फलेट देखे तो ये 500-600 थे। उसका उन्वान था भारत माता आज़ाद कैसे हो। मैंने उसकी वर्क गिरदानी करके किसी सफ़े पर 2-4 फ़िक्रे पढ़े तो वो एक इश्तियाल अंगेज़ तहरीर थी जिसमें लोगों को भड़काया गया था कि अंग्रेज़ों को कत्ल किए बग़ैर भारत माता आज़ाद नहीं हो सकती। उसी अलमारी में से 1.22 पिस्तौल बरामद हुआ और एक रिवॉल्वर 38 निकला और 4 लंबे खंजर बरामद हुए। साइज़ और साख्त के लिहाज से ये खंजर भी गैर कानूनी थे। मैंने गवाहों के सामने रामास्वामी से पूछा कि उसके पास इस पिस्तौल और रिवॉल्वर के लाइसेंस हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। एक स्टोर से 21 बर्छियाँ बरामद हुई जिनकी अंदियाँ बड़ी ही तेज़ की हुई थीं। 8-10 लाठियाँ भी मिली जिनके नीचे शीशा भरा हुआ था। हमने बड़ी ही बारीकी से उस घर की तलाशी ली। ये तो बड़ा ही ख़तरनाक घर था। इतने में रामास्वामी का बाप आ गया। पहले वो घर में नहीं था। उसने घर की हालत देखी और बरामद किया हुआ असलहा, बर्छियाँ और लाठियाँ देखी तो रामास्वामी को लान तान शुरू कर दी। वो कह रहा था कि उसे अरसे से मना कर रहा था कि इन हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन वो नहीं माना। मैं जान गया कि रामास्वामी किस टाइप का आदमी है। आपको शायद मालूम होगा कि हिंदुओं ने सन 1946 में खाना जंगी का एहतमाम कर लिया था। इसकी हिदायतकारी महात्मा गांधी ने की थी। इन हिंदुओं का इरादा यह था कि मुसलमान पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार ना हुए तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जंग लड़ी जाएगी। हिंदुओं ने अपने घरों में लाठियाँ और बर्छियाँ और तलवारें रख ली थी। रामास्वामी जैसे कुछ जवान खुद ही लीडर बन गए थे और उन्होंने घरों में बर्छियाँ और लाठियाँ ज़ख़ीरा कर ली थी। मैं जब मुशीरनामा यानी बरामदगी की तहरीर लिख रहा था तो हेड कांस्टेबल वो पम्फलेट पढ़ने लगा जो सैकड़ों की तादाद में बरामद हुआ था। उसने एक सफ़ा मेरे आगे किया। मैंने लिखना छोड़कर वो सफ़ा देखा तो उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम था और लोगों को तलकीन की गई थी कि सुभाष चंद्र बोस की पैरवी करें।
अगर आप हिकायत बाकायदगी से पढ़ रहे हैं तो आपने मुसाफिर और मंजिल के उन्वान से एक फ़ौजी की आप बीती या सच्ची कहानी किस्तवार पढ़ी होगी। उसमें हिंदुस्तानियों की एक फ़ौज इंडियन नेशनल आर्मी INA के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी के फ़ौजी कुछ तादाद में भगोड़े होकर उस फ़ौज में जा मिले थे और उस फ़ौज को जापानी तैयार कर रहे थे। मैं पूरी तफसीलात में नहीं जा रहा वरना मेरी कहानी बहुत तवील हो जाएगी। मैं यही बता देता हूँ कि रामास्वामी जापानियों और सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई फ़ौज का कारिंदा था और उनके लिए जासूसी भी करता था। मैंने मुशीरनामा यानी बरामदगियों का कागज़ तैयार कर लिया, उस पर गवाहों के और रामास्वामी के दस्तखत करवाए और रामास्वामी को बाकायदा गिरफ्तार करके जीप में डाला और अपने हेडक्वार्टर में ले गए। रामास्वामी, तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, हम तुम्हें कोई मोहलत नहीं देंगे। इकबाल जुर्म कर लो वरना आज ही डॉक्टर को बुलवा कर तुम्हारे ये प्लस्तर कटवा कर उतार दिए जाएंगे और तुम्हारे ज़ख़म ख़राब होते हैं तो होते रहें। आखिर तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी और बाजू भी शायद कट जाए। कोई भी कानून हमें पकड़ नहीं सकता, अपना अंजाम सोच लो। इससे क्यों पूछते हो? इंस्पेक्टर क्लार्क ने गुस्से से कहा। मैं अभी फ़ोन करके सर्जन को बुलाता हूँ कि इसका प्लस्तर काट दे। रामास्वामी आखिर हिंदू था, उसकी रिवायती बुज़दिली उस पर गालिब आ गई। उसने जो मिशन बना रखा था वो महज जज्बाती था और उसके पीछे ना अकल काम कर रही थी ना कोई प्लान था। कुछ ही देर बाद उसने हथियार डाल दिए और हाथ जोड़कर कहा कि उसकी जिस्मानी हालत पर रहम किया जाए और वो सब कुछ बता देगा। उसने बड़ा ही लंबा बयान दिया था जो मुख्तसरन यूँ था कि वो जापानियों का बाकायदा जासूस तो नहीं था लेकिन एक जासूस के साथ उसका राब्ता था जिसे वो मालूमात फ़राहम करता रहता था। उसकी ज़्यादातर ज़मीन दोस्त सरगर्मियाँ सुभाष चंद्र बोस की INA के लिए थीं। नौजवानों को वो उस फ़ौज के लिए तैयार करता रहता था और कोई अकेला दुकेला फ़ौजी मिल जाए तो उसे भी कायल करता था कि फ़ौज से भागकर INA में शामिल हो जाए। उसने उन सरगर्मियों की तफसील बताई। इंस्पेक्टर क्लार्क ने उससे पूछा कि वो अपने जासूस साथी को जो मालूमात देता था वो कहाँ से हासिल करता था। उसने बताया कि एक तो वो ख़ुद एयर हेडक्वार्टर में था और वहाँ से कोई न कोई राज की बात मिल जाती थी और फिर मार्था जिसके साथ उसका बड़ा गहरा राब्ता था वो बड़े अहम और नाजुक शोबे के डायरेक्टर की स्टीनो थी, इसलिए उसे बड़ी कीमती बातें मालूम होती रहती थी जो वो रामास्वामी को बता देती थी। उसकी भी तफसीलात सुनाई। इससे यह साबित हो गया कि रामास्वामी जापानियों का और सुभाष चंद्र बोस का बाकायदा जासूस था और हिंदुस्तान में जापानियों के 5th कॉलम का काम कर रहा था। बाकी बातें फिर सुनेंगे। रोबीना के कत्ल की बात बता दो। हमें मालूम है कि तुम उसके कत्ल में मुलव्विस हो। उसे क्यों और किस तरह कत्ल किया गया था? उसने सुनाया कि मार्था ने एक तो अपना मज़हब छोड़ा और मुसलमान हो गई और फिर उसने रामास्वामी को साफ अल्फाज में बता दिया कि अब वो उसके लिए जासूसी का ज़रा सा भी काम नहीं करेगी। रामास्वामी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो अपने इनकार पर कायम रही। उसने कहा कि वो जब ईसाईयत में थी तो और बात थी लेकिन अब वो मुसलमान हो गई है इसलिए कोई ऐसी वैसी बात या हरकत नहीं करेगी। रामास्वामी को एक गुस्सा तो ये था कि रोबीना ने जासूसी से इनकार कर दिया था और दूसरा ये कि वो मुसलमान हो गई थी और तीसरा ये कि उसने रोबीना को खासा रुपया पैसा दिया था जो जासूसी की उजरत थी और सबसे बड़ा बायस कत्ल का ये बना कि रामास्वामी को ख़तरा महसूस होने लगा कि रोबीना किसी भी वक्त उसे पकड़वा देगी। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ बात की। दोस्तों ने कत्ल का मशवरा दिया जो उन्होंने तय कर लिया। रामास्वामी को मालूम था कि रोबीना हफ्ते की शाम घर आया करती है और इतवार की शाम वापस चली जाती है। कत्ल की शाम रामास्वामी एक जगह रोबीना के इंतज़ार में खड़ा रहा। रोबीना घर से निकली और जब सड़क पर तांगे के इंतज़ार में रुकी तो रामास्वामी उसके पास आया और बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। उसने रोबीना को धोखा ये दिया था कि वो उसके साथ चले। उसके 2 दोस्तों की मौजूदगी में हल्फिया वादा दे कि वो उसका राज फाश नहीं करेगी। रोबीना उसकी बातों में आ गई और उसके साथ एक ऐसे दोस्त के घर चली गई जो 2 कमरों के एक मकान में अकेला रहता था। वहाँ एक और दोस्त भी आया बैठा था। आशारिया 22 पिस्तौल रामास्वामी की जेब में था। तीनों दोस्तों ने
आखिरी बार बारी बारी रोबीना को कायल करने की कोशिश की कि वो उन्हें पहले की तरह इन्फॉर्मेशन देती रहे, लेकिन रोबीना ने इनकार कर दिया। रामास्वामी उसके पीछे खड़ा था। उसने पिस्तौल निकाला और रोबीना की कनपटी पर रखकर गोली चला दी। तीनों दोस्त रोबीना के सर पर कपड़े लपेट लपेट कर खून रोकने की कोशिश करते रहे, ये इसलिए कि घर में खून के निशानात ना रहें। ये तो उन्होंने तय कर लिया था कि लाश बोरी में बांधकर फेंक आएंगे। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि लाश रेस कोर्स के बाहर फलां जगह फेंकी जाएगी। रोबीना तो जल्दी मर गई थी, लेकिन खून कुछ देर बहता रहा। आखिर उन्होंने लाश को दोहरा किया और एक बोरी में डालकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। रात 3 बजे से कुछ पहले दोस्तों ने मिलकर बोरी रामास्वामी के मोटरसाइकिल के पीछे बांधी और रामास्वामी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस कोर्स की उस जगह जा पहुंचा जहां से लाश बरामद हुई थी। वो जगह वीरान थी, इसलिए कोई देखने वाला नहीं था। रामास्वामी ने बोरी लकड़ी वाले जंगले के अंदर फेंकी और मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर चढ़ा ही था कि एक फौजी ट्रक मोड़ मुड़ा। वहां से सड़क मुड़ती थी। टक्कर ऐसी हुई कि रामास्वामी को अस्पताल में जाकर होश आई और उसने अपनी एक टांग और एक बाजू प्लस्तरों में बंधा देखा। जिस्म पर 1-2 चोटें और मामूली सा एक जख्म भी था जिस पर पट्टियां बांध दी गई। होश में आकर उसने डॉक्टरों के पूछने पर अपने घर का एड्रेस दिया और उसका बाप और दीगर अफराद उसे अस्पताल देखने आए। 5 दिन पहले उसे डिस्चार्ज किया गया था। उसका बयान इतना लंबा हो गया था कि रात हो गई और अगर मुझे सही याद है तो 8:30 और 9 बजे के दरमियान वक्त हो गया था। हम अपनी अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी नहीं करना चाहते थे। रामास्वामी ने कत्ल वाले घर का एड्रेस बताया, उसे साथ लिया, ज़रूरी अमला भी साथ लिया और उसी वक्त उस घर पर छापा मारा। वहाँ 2 दोस्त तो वो थे जो कत्ल में शामिल थे और एक और दोस्त भी वहाँ मौजूद था। उन सब को गिरफ्तार किया और हेडक्वार्टर ले आए। उन्होंने बड़े आराम से बयान दे दिया। दरअसल रामास्वामी ने उन्हें बता दिया था कि वो पर्दा उठा चुका है और अब वो जुर्म से इनकार करेंगे तो उन्हें सिवाय तशद्दुद के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर रामास्वामी की निशानदही पर उसका वो जासूस दोस्त भी पकड़ लिया गया जिसे वो अपनी हासिल की हुई और रोबीना से ली हुई इन्फॉर्मेशन दिया करता था। उस जासूस दोस्त के घर से कुछ अहम चीज़ें बरामद हुई तो उसने अपने 2 और साथियों की निशानदही भी कर दी। जासूसी का मामला और केस अलग था। मैं आपको रोबीना के कत्ल की कहानी सुना रहा हूँ। रामास्वामी ने अपना इकबाली बयान मजिस्ट्रेट से कलमबंद करवा दिया था और उसके 2 दोस्तों ने जो इस कत्ल में शामिल थे मजिस्ट्रेट को बयान दे दिया। केस जब सेशन कोर्ट के सपुर्द हुआ और समाअत शुरू हुई तो तीनों अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गए। इससे कोई फ़र्क ना पड़ा क्योंकि हमने शहादत में कोई कसर और ख़ामी नहीं छोड़ी थी, सिर्फ इकबाली बयान पर ही भरोसा नहीं रखा था। रामास्वामी को आखिर सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके दोनों दोस्तों को उम्र कैद दी गई। तीनों ने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की जो मुस्तरद कर दी गईं और एक रोज़ रामास्वामी को फांसी दे दी गई। सब इंस्पेक्टर शंकर दास के ख़िलाफ़ हमारी रिपोर्ट पर महकमाना कार्रवाई हुई और उसे सब इंस्पेक्टरी के ओहदे से गिरा कर ASI बना दिया गया और साथ ये भी कि वो 3 साल सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। ये ज़बरदस्त कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।